हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्लास 12th के फ्लेमिंगो के चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग की कहानी का एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन बताने जा रहा हूँ। इसकी लेखिका जो है वो अनीस जंग हैं। यह कहानी अनीस जंग की पुस्तक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड का एक छोटा सा भाग है। इस कहानी को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक में कहानी जो है वह है समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज, जिसमें कि साहिब आलम का वर्णन है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और दूसरी जो कहानी है यानी दूसरा भाग हम इसको कह सकते हैं है आई वांट टू ड्राइव अ कार, और इसमें मुकेश के विषय में वर्णित किया गया है। तो आज हम इस कहानी को विस्तार से पहले भाग को पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे भाग की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी एक कहानी। कहानी के आरंभ में लेखिका साहिब आलम की पृष्ठभूमि को यानी उसके फैमिली बैकग्राउंड को बताती है। उसमें बताती है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है कहाँ से, ढाका यानी कि बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। और वहां से चूंकि प्राकृतिक आपदाएं बहुत अधिक आई हैं, बाढ़ तूफान वगैरह से ग्रसित होकर के वहां से वह छोड़ करके अपने अलग अलग शहरों में बट गए हैं, जिसमें से कुछ लोग यहाँ भारत में भी बस गए हैं। और उनका व्यापार जो है वो कूड़े के ढेर से कुछ वस्तुओं को, कीमती वस्तु जो भी मिल जाए उनको सर्च करना है। जब साहिब आलम से लेखिका मिलती हैं तो लेखिका उससे पूछती है कि आप ये क्यों करते हो, तो उसका जवाब होता है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है, इसलिए मुझे इससे करना पड़ता है। और जब वह लेखिका कहती है कि अगर आप स्कूल क्यों नहीं जाते फिर, तो लेखिका कि इस प्रश्न का जवाब साहिब आलम कहता है कि मेरे आसपास के क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। लेखिका जब उसे अप्रूव करती है कि ऐसा करिए, जब मैं स्कूल खोल लूंगी क्या तुम उस स्कूल में आओगे, तो वह कहता है कि हाँ भाई, अप्रूव कर देता, हाँ भाई सहमति दे देता है, मैं जरूर आपके स्कूल में आऊंगा। और जब भी लेखिका से वह मिलता तो वह दौड़ कर पहुंचता और कहता कि क्या स्कूल खुल गया है, तो लेखिका थोड़ा शर्मिंदा होती है और फिर कहती है कि बेटा स्कूल खुलने में समय लगता है। ये लोग एक ऐसे वर्ग से थे जो कचरा बीनने का काम करते थे। इन कचरे से कुछ न कुछ पदार्थ या कुछ वस्तुएं या रुपए मिल जाता था, उसके बारे में जानते थे। ये लोग कभी भी जूते चप्पल पहने हुए उन्होंने कभी नहीं देखा उन्हें। और जब साहिब आलम को एक बार लेखिका मिलती है और उससे उसका नाम पूछती है तो वह साहिब आलम बताता है, जिसका अर्थ वह नहीं जानता है। तो लेखिका बड़ी ही आश्चर्य में पड़ जाती कि अगर इसे अपने नाम का अर्थ, जो कि संसार का शहंशाह या राजा हुआ करता है, जिसका अर्थ अगर पता चल जाए तो क्या है। ऐसे कई उसने यहाँ वर्णन किए हैं घटनाओं का। एक बार जब वह ग्रुप में 2-3 बच्चे वहां थे, खड़े हुए थे, चप्पल नहीं पहने हुए थे, तो उन्होंने लड़के से पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहने हो, तो वह कहता है कि मेरी दादी जो है वो टाट से मुझे उतारती ही नहीं है ना। और उसी के बीच में खड़ा हुआ एक बालक बोलने लगता है, जो कि बेमेल जूते पहने हुए होता है, जिसका एक दूसरा प्रकार का जूता था, एक दूसरे प्रकार का जूता था। तो वह कहता है कि अरे अगर टाट से उतार भी दे तो इसे फेंक देता है। तीसरा व्यक्ति और भी अन्य लड़का जो वहां खड़ा होता है, वो कहता है कि मुझे जूते पहनने की बड़ी इच्छा है। इसी कहानी को जब वह वर्णित करती, तभी उसी दौरान उसे एक उडुपी के व्यक्ति की कहानी याद आ जाती। जब वह बताता है, वह स्वयं बताता है कि वह जब स्कूल जाता होता है तो मंदिर के पास से निकलता है, वहां उसके जो पिता हैं, जो पुजारी का कार्य करते हैं, वह बाहर खड़ा होकर के मंदिर के सामने ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे एक जोड़ी जूते मिल जाएं। और 30 वर्ष बाद
जब लेखिका उस स्थान पर पहुंचती है तो वह उजड़ा हुआ क्षेत्र होता है, मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, वहां का पुजारी भी बदल जाता है। लेकिन जब वह एक लड़की को वहां से आते हुए देखती, जो यूनिफॉर्म में था और जूते वगैरह भी पहने हुए था, तेजी से आता है, बस्ते को उतारता है और पलंग पर यानी कि बिस्तर जो फोल्डिंग पलंग होता है उस पर फेंक देता है। इस लड़के को देख करके उस व्यक्ति की याद लेखिका को आती है और वह सोचती है कि इसे जूते मिल गए होंगे और उसने जो कहा था कि मुझे जूते मिल जाएंगे, मैं कभी इसे छोड़ूंगा नहीं, उस वादे को निभा रहा है और अन्य बच्चों को भी अब जूते उपलब्ध हैं, चप्पल उपलब्ध हैं। लेकिन फिर से वह लेखिका जो है अपनी इस साहिब आलम की कहानी की ओर लौटती है और कहती है कि इन लड़कों को अभी भी जूते या चप्पल उपलब्ध नहीं हुए हैं, या वो कहती है कि ये पहनना नहीं चाहते हैं, यह उनकी परंपरा बन गई है और वह इस प्रकार से गरीबी में अपने आप को दिखाना नहीं चाहते। इन लड़कों को देख करके लेखिका को दिल्ली के बाहर सीमापुरी इलाके की याद आ जाती है और वह देखती है कि यहाँ बहुत बड़े मात्रा में कबाड़ियों के निवास स्थान हैं जो 10,000 के आसपास हैं और इलीगल रूप से यानी कि अवैधानिक रूप से वह यहाँ रह रहे होते हैं, जो कि ढाका से ही आए होते हैं। इनके पास ना तो कोई पहचान पत्र होता है ना परमिट होता है, लेकिन इनके पास राशन कार्ड होता है जिसके थ्रू वह अपना नाम मतदाता सूची में डाल लेते हैं, वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। राशन जो उनके लिए बहुत बहुमूल्य चीज होती है उसका उपयोग वह यानी उन्हें वह राशन मिल जाता है तथा मतदाता सूची में भी उनका नाम आता है तो वोट भी डाल लेते हैं। जब उन्हीं समूह में बैठी हुई फटी हुई साड़ी पहने हुए समूह में उस एक औरत से वह पूछती है लेखिका, तो वह कहती है कि यहाँ ज्यादा अच्छा है अपेक्षाकृत वहां रहने के, चाहे वहां हरे भरे खेत हो, चाहे सुहाना मौसम हो, चाहे जैसा हो, कम से कम यहाँ हम रह करके हम अपने पेट को तो पाल लेते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण तो कर लेते हैं और रात को जब सोते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि भूख के कारण पेट दर्द हो रहा हो। लेखिका बताती है कि एक बार साहिब आलम उसे बताता है कि उसे कभी कभी 1 रुपए, कभी कभी चांदी का सिक्का और कभी कभी 10 का नोट मिल जाता है। तो लेखिका कहती है आप इस काम को फिर बंद क्यों नहीं कर देते हो? कहते हैं तो जो वहां जवाब मिलता है कि उसे और अधिक ढूंढने की इच्छा होती है, उसे और अधिक पाने की इच्छा होती है, उसे आशा होती है कि वो और अधिक धन वहां प्राप्त कर लेगा या और अधिक चीजें वह प्राप्त कर लेगा। इस सोच में वह सच को आगे बढ़ाते रहते हैं, उसको ढूंढते रहते हैं। लेखिका बताती है कि एक बार साहिब आलम को फाटक के किनारे पर खड़े हुए देखती है और बाहर अंदर की ओर जो 2 व्यक्ति सफेद ड्रेस पहने हुए टेनिस खेल रहे होते हैं उसको बड़े ध्यान से वह देख रहा होता है। जब उससे पूछा जाता है तो कहता है कि वह उसे बहुत अच्छा खेल लगता है और वह बताता है कि कभी कभी उसे उनके अंदर जाने को भी मिल जाता है, थोड़ा वहां घूमने को भी मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है। एक बार वह देखती है कि वह पुराने और मैले कुचैले कपड़े पहने हुए होता है और तथा टेनिस में जो जूते पहने जाते हैं वो खिलाड़ियों के जूते वह पहने होता था, जो कि बड़ा ही विचित्र लग रहा होता था। जूते भी फटे हुए होते थे लेकिन फिर भी वह उसकी जो सपना था साकार करने के समान प्रतीत हो रहा था, इस वह उसे पहन करके बड़ा ही खुश महसूस करता है। लेखिका बताती है कि एक बार जब वह वहां जा रही होती है कहीं तो वह साहिब आलम को देखता है, वह स्टील का कनिस्टर लिए होता है और दूध के दुकान की ओर भाग रहा होता है। तो वह बताता है कि वह सुदूर थोड़ी दूर पर एक चाय की दुकान पर काम करने लगा है। साहिब आलम उसे बताता है कि उसे 800 रुपए महीने के मिल जाती हैं तथा भरपेट भोजन करने को भी मिल जाता है। अब लेखिका सोचती है कि जो स्टील का कनिस्टर है वह उसे अधिक भारी वाला ज्यादा प्रतीत होता है अपेक्षाकृत वह प्लास्टिक की थैली जो वह उठाए रहता था जिसमें काफी सामान भरे होते थे उसकी अपेक्षा, बल्कि प्लास्टिक की थैली ज्यादा भारी होती है। लेकिन वह तुलना करती हुई कहती है कि अब यह जो उसका कनिस्टर है स्टील का वह ज्यादा भारी है। क्योंकि अब वह परतंत्र हो गया, स्वतंत्रता उसके पास नहीं रही है। वह प्लास्टिक की थैली उसकी अपनी थी लेकिन यह उसकी अपनी नहीं है, यह दूसरे के कार्य पर कार्य कर रहा है, दूसरे के आदेश पर कार्य कर रहा है और यह सोच करके उसे बड़ा ही दुख होता है।
इस प्रकार से लॉस्ट स्प्रिंग का पहला भाग समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज समाप्त होता है। अगले पार्ट को मैं शीघ्र आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक कर दें। अगर अपने मित्रों से भी आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर दें, जिससे कि उनका भी लाभ हो सके। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।